अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक में आने वाले उर्दू ग्रामर के सवालों जवाब को हल करना अच्छी तरीके से जानेंगे और साथ में सवालों जवाब को अच्छे तरीके से समझाएंगे, तफसीर के साथ बताएंगे कि किस सवाल के अंदर क्या पूछा जाता है और सही में उसका जवाब जो है वो क्या होगा। इससे पहले मैंने वीडियो में एक वीडियो उर्दू ग्रामर का भी बनाया है और लगभग 10-11 वीडियो जो है आपके दरख्सा हिस्सा दोम से भी सवालों जवाब का वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में आप जा करके दे सकते हैं। तो चलिए, बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और साथ में उसका आंसर भी बताता चलूंगा। तो चलिए, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और फिर मैट्रिक में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात से कामयाबी हासिल करें। तो चलिए, बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा सवाल है। सवाल के अंदर पूछा जा रहा है, कवायद के एतबार से दिल्ली लफ्ज क्या है? ए मुश्तक, बी मस्दर, सी हासिल मस्दर, डी जामिद। अब आंसर जो दिया है ये बारी बारी से सभी आंसर का हम मतलब को समझते हैं। देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि लफ्ज दिल्ली जो है ये कवायद के एतबार से यानी ग्रामर के एतबार से दिल्ली को क्या बोलेंगे। तो मुश्तक, देखिए मुश्तक करते हैं जो मस्दर से बना हो और फिर उससे कोई दूसरा लफ्ज ना बने। तो लफ्ज दिल्ली जो है ये किसी लफ्ज से नहीं बना है, हालांकि मुश्तक कहते हैं जो मस्दर से बना हो, लिहाजा ये मुश्तक भी नहीं हो सकता। बी में है मस्दर। मस्दर कहते हैं जो किसी से न बना हो लेकिन उससे दूसरा लफ्ज बने, तो दिल्ली ये किसी से नहीं बना है लेकिन दिल्ली से दूसरा लफ्ज भी नहीं बन सकता। लेकिन मस्दर में है कि वो किसी से बना ना हो लेकिन उससे दूसरा लफ्ज बने, लिहाजा अब इस एतबार से दिल्ली भी क्या मस्दर भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा नंबर है सी में हासिल मस्दर। हासिल मस्दर किसको कहते हैं? हासिल मस्दर कहते हैं जो मस्दर की हालत और कैफियत को बताए। मस्दर तो ना हो लेकिन मस्दर की हालत को बताए, मस्दर की कैफियत को बताए, मस्दर की अच्छाई या बुराई को बताए, उसको हासिल मस्दर कहते हैं। तो ये लफ्ज दिल्ली जो है, दिल्ली से बोलने से दिल्ली की कोई खूबसूरती या दिल्ली की अच्छाई या दिल्ली की बुराई पता नहीं चल रहा है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जगह का इल्म हो रहा है। इसलिए अब हमारा आंसर हासिल मस्दर भी नहीं होगा। अब बचा डी जामिद। जामिद किसको कहते हैं? तो जामिद कहते हैं जो न किसी से बना हो और न उससे दूसरा लफ्ज बने। तो लफ्ज दिल्ली जो है ये दिल्ली किसी लफ्ज से नहीं बना है और न दिल्ली से कोई दूसरा लफ्ज बन भी नहीं सकता। इसलिए अब हमारा सही आंसर हो जाएगा डी यानी जामिद। ठीक, कमेंट में आप आखिर में कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगला सवाल है, दरख्त कौन सा इस्म है? दरख्त कौन सा इसमें यानी दरख्त के बारे में पूछ रहा है कि दरख्त जो है इसम की कौन सी किस्म में से दरख्त को बोल सकते हैं? ए इसमें मारफा, बी इसमें नकरा, सी इसमें मफूल, डी इसमें फाइल। ठीक, अब देखिए, दरख्त इसमें मारफा करते हैं जो खास चीज समझ में आए और दरख्त से खास चीज समझ में नहीं आता है, बल्कि दरख्त बोलिएगा तो जितने भी दरख्त हैं चाहे वो किसी भी किस्म का दरख्त हो सब मुराद होंगे, लिहाजा अब इसमें मारफा भी नहीं हो सकता। ठीक, अब इसमें नकरा बी में दिया है। इसमें नकरा कहते हैं जो खास चीज पर के लिए न बोला जाए बल्कि आम चीज मुराद हो, यानी उस जैसा हर चीज पर उसको बोला जाए उसको कहते हैं इसमें नकरा, यानी आम चीज मुराद हो उसको इसमें नकरा कहेंगे। तो दरख्त जो है, दरख्त बोलने से जितनी भी दुनिया के अंदर दरख्त है सब दरख्त शामिल हो जाएंगे, सब दरख्त मुराद होंगे। लिहाजा अब जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी इसमें नकरा। इसमें मफूल कहते हैं जिस पर काम खत्म हो, तो दरख्त पर कोई काम नहीं हो रहा है तो काम खत्म होने का सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है, इसलिए इसमें मफूल भी नहीं होगा। इसमें फाइल कहते हैं जो काम करने वाला हो। अब दरख्त जो है ये लफ्ज दरख्त है, इससे काम करने वाला पता नहीं चल रहा है कि दरख्त कोई काम कर रहा है, इससे भी फाइल का इल्म, काम करने वाले का इल्म नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर डी भी नहीं होगा, इसमें फाइल भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर सही क्या हो गया? बी यानी इसमें नकरा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में है, लक़ब की पहचान कीजिए। लक़ब किसको कहते हैं? लक़ब कहते हैं किसी शख्स की अच्छाई की वजह से उसका नाम पड़ जाए, उसको कहते हैं लक़ब। ए में दिया है खान बहादुर, बी में
गालिब, सी अबुल हसन, डी शेरे बिहार। अब खान बहादुर ये खुद एक नाम है, तो इसमें अच्छाई बुराई नहीं पाई जा रही है। गालिब जो है ये तखल्लुस है, शायर का एक शॉर्टकट नाम है। असदुल्ला खां का शॉर्टकट नाम है गालिब, तो ये भी लक़ब नहीं होगा। अबुल हसन ये खास नाम है, तो ये भी लक़ब नहीं होगा। लक़ब क्या होगा कि किसी शख्स की अच्छाई की वजह से दूसरा नाम, असल नाम के अलावा दूसरा नाम पड़ जाए और उससे मशहूर भी हो जाए। तो शेरे बिहार, मिसाल के तौर पर कोई शख्स बिहार में एक ऐसा बहादुर है, ऐसा ज़बरदस्त ताकतवर वाला है से जो किसी से डरता नहीं है, सबका मुकाबला डट कर करता है, उस शख्स का नाम लोग नाम रख देते हैं शेरे बिहार, यानी ये बिहार का शेर है, हर जगह दहाड़ते रहता है। इसीलिए शेरे बिहार जो है ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा लक़ब। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, डी यानी शेरे बिहार, कि ये बिहार का शेर है कि बिहार में किसी शख्स से, किसी इंसान से ये लड़का जो है ये डरता नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया शेरे बिहार, यानी बहादुरी है इसके अंदर। अब देखिए अगला सवाल है, अलम की कितनी किस्में हैं? ए 1, बी 2, सी 5, डी 6। तो अलम की कितनी किस्में हैं? तो अलम की किस्में 5 है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी यानी 5। अगला सवाल देखते हैं, तखल्लुस। तखल्लुस की पहचान कीजिए। तखल्लुस क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं कि शायर लोग अपना शॉर्टकट एक नाम रखते हैं जिसको शेर के अंदर जिक्र करते हैं, उसी को कहा जाता है तखल्लुस। ए पद्म भूषण, बी बुलबुले हिंद, सी इब्ने अब्बास, डी गालिब। तो देखिए पद्म भूषण एक अवार्ड का नाम है, एक अवार्ड का नाम है, ये शायर अपना शॉर्टकट नाम नहीं रखता है। बुलबुले हिंद ये भी शॉर्टकट नाम नहीं है, ये बल्कि किसी अच्छाई की वजह से ये बुलबुले हिंद नाम पड़ जाता है। सी में इब्ने अब्बास, तो इब्ने अब्बास जो है ये कुन्नियत की मिसाल है, यानी ये अब्बास की तरफ, बाप की तरफ बेटी की निस्बत की गई है, तो ये भी हमारा तखल्लुस नहीं होगा। और गालिब है डी में गालिब, असदुल्ला खां जो है असल नाम उनका असदुल्ला खां, लेकिन वो जब शेर बोलते हैं तो उस शेर के अंदर अपना नाम सिर्फ और सिर्फ गालिब लिखते हैं, असदुल्ला खां गालिब पूरा नहीं लिखते। लिहाजा पता चला कि तखल्लुस की पहचान जो है क्या हो गई, ये गालिब है। तो हमारा सही जवाब होगा डी यानी गालिब। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, इसमें तादाद की पहचान कीजिए। इसमें तादाद कहते हैं जिससे गिनती का इल्म हो, जिसके जरिए गिना जाए, जो जिस अदद से गिनती का इल्म हो जाए उसको इस तादाद कहते हैं। ए कलम, बी 27, सी कैंची, डी स्कूल। अब कलम से कहेंगे तो ये कलम से 1 2 कलम शुमार नहीं है, बल्कि जितने भी कलम है सब शुमार होंगे, तो इससे गिनती का भी पता नहीं चल रहा है। 27 है बी में 27, तो 27 एक गिनती है, 1 2 3 4 5 ये जिस तरीके से तादाद है गिनती है, उसी तरीके से 27 भी एक गिनती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी 27। अगला आंसर देखते हैं, सी में कैंची है, तो कैंची भी ये गिनती नहीं है, कोई तादाद नहीं है। स्कूल भी कोई तादाद नहीं है, अगर 1 स्कूल 2 स्कूल 3 स्कूल लिखा रहता तब वो तादाद में शुमार होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कूल लिखा है तो ये तादाद इससे पता नहीं चल रहा, लिहाजा ये भी सही नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी 27 इसमें तादाद है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल में पूछा जा रहा है, दर्जे ज़ैल में इसमें मारफा कौन है? इसमें मारफा कहते हैं ऐसा लफ्ज जिससे कोई खास चीज मुराद हो, यानी जिससे एक ही चीज मुराद हो, उसको इसमें मारफा कहते हैं। ए महल, बी ताजमहल, सी नदी, डी पहाड़। अब देखिए ये मेरी है महल, महल कहते हैं बिल्डिंग को, अब किसी भी बिल्डिंग को आप महल कह सकते हैं, लिहाजा ये मारफा नहीं यानी खास महल का नाम नहीं हुआ। बी में है ताजमहल, अब ताजमहल बोलेंगे तो जो आगरा में ताजमहल शाहजहां ने अपनी मुमताज बेगम के लिए बनवाया था, उसकी मुमताज बेगम की याद में, उसी का नाम है ताजमहल जो आगरा में है। लिहाजा ये ताजमहल बोलने से एक खास बिल्डिंग यानी खास घर का, खास महल का इल्म हो रहा है, इसलिए इसको हम मारफा कहेंगे। तो लिहाजा हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी ताजमहल। तो ताजमहल इसमें मारफा हो गया। सी में है नदी, नदी बोलने से सभी नदी मुराद हो सकते हैं, सब नदी को नदी बोलेंगे, लिहाजा ये खास नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा। डी में है पहाड़, तो पहाड़ बोलने से सभी पहाड़ मुराद हो सकते हैं, लिहाजा ये भी खास नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी ताजमहल इसमें मारफा है। दर्ज झैल में इसमें आला क्या
कौन है? इसमें आला देखिए, समझिए इसमें आला किसको कहते हैं? इसमें आला कहते हैं ऐसा इसम जिसके जरिए कोई काम किया जाए, जिसको हम लोग आम भाषा में औजार बोलते हैं, हथियार बोलते हैं। काम करने का हथियार होता है, काम करने का औजार होता है, उसको इसमें आला बोलते हैं। अब देखिए इसमें आला कौन है? ए बाघ, बी कफगीर, सी कब्रिस्तान, डी रमजान। अब देखिए बाघ, बाघ जो है इसके जरिए, बाघ के जरिए कोई काम नहीं किया जाता, लिहाजा ये भी नहीं होगा। बी में है कफगीर, यानी कफगीर का मतलब होता है हथेली पकड़ने का सामान। तो हथेली पकड़ने का जो भी सामान होगा जिसके जरिए हम लोग हथेली को पकड़ते हैं उसको बोलते हैं कफगीर। लिहाजा ये कफगीर यानी हथेली पकड़ने का सामान जो है उसी को आला कहते हैं, इसमें आला, जिसके जरिए कोई काम किया जाता है। तो पता चला कि हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी कफगीर। अब सी देखते हैं, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के जरिए कोई काम नहीं किया जाता, लिहाजा ये भी सही हमारा आंसर नहीं होगा। रमजान है, इसके जरिए भी कोई काम नहीं होता, लिहाजा ये भी सही नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी कफगीर को इसमें आला बोलते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल है दर्जे झैल में इसमें मुसग्गर कौन है? इसमें मुसग्गर करते हैं ऐसा लफ्ज, ऐसा इसम जिससे छोटापन जाहिर हो, जिससे छोटा होने का पता चले, उसको इसमें मुसग्गर करते हैं। ए बागीचा, बी बाग, सी बाजार, डी रेगिस्तान। ठीक, रेगिस्तान रतेली जमीन को बोला जाता है, तो रेगिस्तान बोलने से छोटापन जाहिर नहीं हो रहा है, लिहाजा ये भी सही नहीं होगा। बाजार, बाजार जिसके अंदर बहुत सारे लोग जहाँ जमा होते हैं, तो यहाँ पे ये भी छोटापन का इजहार नहीं हो रहा है, लिहाजा ये भी सही नहीं होगा। बाग, बाग करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे दरख्त हों, तो लिहाजा इससे एक बड़कपन जाहिर हो रहा है, बड़ा होने का इल्म हो रहा है, लिहाजा बाग भी सही नहीं होगा। तो अब बचा ए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए यानी बागीचा। जिसके अंदर हल्का फुल्का थोड़ा मोड़ा दरख्त हो उसको हम लोग बागीचा बोलते हैं, लेकिन जिसके अंदर बहुत सारे दरख्त हो उसको हम लोग बाग बोलते हैं। तो बाग हो जाएगा क्या इसमें मुकब्बर, लेकिन ये ए में बागीचा जो दिया है यही बागीचा इसमें मुसग्गर होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए यानी बागीचा, जिस बाग के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा दरख्त हो। तो हमारा सही आंसर ए यानी बागीचा होगा। अगला सवाल देखते हैं, शब्बीर हसन खां जोश में जोश क्या है? यानी शब्बीर हसन खां जोश जो लिखा है यहाँ पे जोश, ये जोश के बारे में पूछ रहा है कि जोश क्या है? तो ए लक़ब, बी खिताब, सी तखल्लुस, डी कुन्नियत। अब देखिए शब्बीर हसन खां जोश ये एक नाम है, असल नाम है शब्बीर हसन खां, लेकिन जोश ये शॉर्टकट इनका नाम है, शब्बीर हसन खां का शॉर्टकट नाम है जोश। तो जब शायर का शॉर्टकट जो नाम होगा जिसको शायर लोग शेर के अंदर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है तखल्लुस। तो तखल्लुस देखिए सी में है तखल्लुस, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी यानी तखल्लुस। लक़ब कहते हैं किसी अच्छाई की वजह से नाम पड़ जाए, तो यहाँ पे कोई अच्छाई हो कि पता नहीं चल रहा है। खिताब कहते हैं जो सरकार की तरफ से दिया गया हो, तो शब्बीर हसन खां का जो शॉर्टकट नाम जोश है ये भी किसी सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। ये कुन्नियत है, तो कुन्नियत होता है बाप के तरफ से, क्या है, बाप के तरफ निस्बत की जाती है बेटे की या बेटी की, और उस निस्बत की वजह से जो नाम पड़ता है उसको कहते हैं कुन्नियत। तो यहाँ पे किसी बाप बेटे की तरफ शब्बीर हसन खां की निस्बत नहीं हो रही, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी यानी जोश जो है वो तखल्लुस है। अगला सवाल देखते हैं, अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? यहाँ पे किन लिखा है, किन नहीं होगा, कौन होगा, कौन सी निस्बत है, यानी अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? ए मुजाफ मुजाफ इलैह, बी मुब्तदा खबर, सी सिफत मौसूफ, डी इनमें से कोई नहीं। अब मुजाफ देखिए, मुजाफ कहते हैं मुजाफ और मुजाफ इलैह। मुजाफ कहते हैं जिसकी निस्बत की जाए यानी जिसको जोड़ा जाए, अब मुजाफ इलैह कहते हैं जिसके साथ जोड़ा जाए। ठीक, जैसे राशिद का बेटा, तो अब राशिद का बेटा, तो बेटा किसका है? राशिद का, तब बेटा को राशिद से जोड़ा जा रहा है, इसलिए इसमें बेटा हो जाएगा मुजाफ और राशिद हो जाएगा मुजाफ इलैह। और राशिद का बेटा का बीच में आ रहा है तो वो का हो जाएगा लफ्ज़े इजाफत। तो मुजाफ मुजाफ इलैह को पहचानने का तरीका क्या है कि बीच में दो लफ्ज़ों के बीच में, दो इसमों के बीच में का के की ना ने नी रा रे री आता है, तो इसमें अच्छा लड़का के बीच में का के की ना ने नी रा रे री कोई भी लफ्ज़ नहीं है, लिहाजा ये भी सही नहीं होगा। बी में है मुब्तदा खबर। मुब्तदा खबर कहते हैं, मुब्तदा कहते हैं जिसके बारे में कोई बात कही जाए, खबर कहते हैं जो बात कही जाए। जैसे दग जैद
जैद बाजार गया है। तो अब जैद के बारे में बताया जा रहा है कि जैद कहाँ है, बाजार है। तो जैद के बारे में खबर दी जा रही है कि जैद बाजार गया है, तो इसमें जैद मुब्तदा हो जाएगा और बाजार खबर हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि बाजार जाने की खबर दे रही है, दिया जा रहा है। तो अच्छा लड़का में कोई खबर नहीं दी जा रही है कि अच्छा लड़का क्या है, अच्छा लड़का कौन है, इसकी खबर नहीं दी जा रही, लिहाजा मुब्तदा खबर भी नहीं होगा। सी में है सिफत मौसूफ। सिफत कहते हैं अच्छाई या बुराई को, और मौसूफ कहते हैं जिसकी अच्छाई या बुराई की जाए। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिए, अच्छा लड़का, इसमें अच्छा एक लफ्ज है और लड़का दूसरा लफ्ज है। तो अब इसमें लड़की की तारीफ की जा रही है कि लड़का, वो लड़का जो अच्छा है, तो लड़की की तारीफ की जा रही है अच्छा होने की। इसलिए अब जो है इसमें पता चल रहा है कि इसमें एक लफ्ज है जिसकी अच्छाई की जा रही है और एक लफ्ज है जिसके जरिए अच्छाई की जा रही है। तो अच्छा जो है ये लफ्ज सिफत हो गया और लड़का मौसूफ, इसलिए कि लफ्ज अच्छा के जरिए ये लड़के की तारीफ की जा रही है। लिहाजा अब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी सिफत मौसूफ, कि इसमें अच्छा सिफत है और लड़का मौसूफ है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दर्जे झैल में उर्फ की मिसाल कौन सी है। पहले आप समझिए उर्फ किसको कहते हैं। उर्फ कहते हैं कि माँ बाप के लाड प्यार की वजह से या गांव वालों की लाड प्यार की वजह से किसी बच्चे का नाम, कोई नाम पड़ जाए जो असल नाम के अलावा हो और उसी नाम में मशहूर भी हो जाए। जैसे कोई किसी आदमी का नाम है, क्या है, किसी आदमी का नाम है अब्दुल रहमान, लेकिन लोग उसको खूबसूरती की वजह से, उसकी बातचीत की वजह से उसको लड्डू लड्डू सब लोग पुकारना शुरू कर दिए और बाद में चलकर लड्डू नाम से भी मशहूर हो गया। अब लोग अब्दुल रहमान कोई नहीं कहता है, सिर्फ और सिर्फ लड्डू लड्डू ही लोग पुकारते हैं। तो लड्डू जो है, जो प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से लड्डू जो नाम अब्दुल रहमान से छोड़ा करके लड्डू नाम पड़ गया, उसी को बोला जाता है उर्फ। अब यहाँ पे देखिए, ए हाफिज, बी खान बहादुर, सी पेदरे मिल्लत, डी लल्लू। अब देखिए हाफिज, ये हाफिज जो है ये लाड प्यार की वजह से नाम नहीं रखा जाता है, बल्कि कोई बच्चा जब हाफिज बन जाता है, जब अल्लाह पाक के कलाम का हिफ्ज कर लेता है, तब जाकर के उसको लोग हाफिज कहते हैं। लाड प्यार की वजह से बगैर हाफिज के हाफिज किसी को नहीं कहते हैं। खान बहादुर, तो ये खान बहादुर जो है ये अच्छाई करने की वजह से नाम रखा जाता है, तो अच्छाई करने की वजह से नाम रखा जाता है। हालांकि उर्फ कहते हैं लाड प्यार की वजह से, उसमें अच्छाई बुराई नहीं देखे जाते, बल्कि लाड प्यार की वजह से कोई दूसरा नाम है, तो ये भी नहीं होगा सही। पेदरे मिल्लत यानी इस्लाम का बाप, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए कि इसमें भी कोई लाड प्यार की वजह से पेदरे मिल्लत किसी का नाम नहीं रखा जाए। और ये है लल्लू, डी में है लल्लू। तो किसी इंसान का नाम मान लीजिए मोतीउर रहमान है, लेकिन उसको लोग लाड और प्यार की वजह से उसको लल्लू बोलते हैं, और लल्लू बोलने की वजह से अब उसका नाम लल्लू ही पड़ गया, कोई मोतीउर रहमान नहीं कहता है। तो लल्लू, कल्लू, बल्लू, पल्लू, लड्डू, चुन्नू, मुन्नू, मुन्नी, बुल्लू, बल्ला, कट्टू, सट्टू, ये जितने भी ये इस तरीके के नाम हैं, उन सभी नाम को उर्फ बोला जाता है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें आला की पहचान कीजिए। आप इससे पहले इसमें आला बता चुका हूं, जो औजार को बोला जाता है, हथियार को बोला जाता है। ए झाड़ू, बी गरम, सी बाजार, डी बुराई। तो अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन में ढूंढिए ऐसा इसम जिसके जरिए से कोई काम किया जाए। तो यहाँ पे ए में है झाड़ू। झाड़ू के जरिए क्या किया जाता है, झाड़ू के जरिए घर को साफ किया जाता है, झाड़ू के जरिए दरवाजे को या घर को या और किसी भी जगह को साफ किया जाता है। तो ये साफ करने का एक औजार है, साफ करने का हथियार है झाड़ू, इसलिए हम इसको इसमें आला बोलेंगे। लिहाजा हमारा सही आंसर होगा ए, यानी झाड़ू। गरम, ये तो अच्छाई या बुराई हो रही है, हालत बताई जा रही है। बाजार जो है, इससे बाजार के जरिए कोई काम नहीं किया जाता। बुराई एक तो खुद ये अच्छाई या बुराई है, सिफत मौसूफ है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा ए, यानी झाड़ू को इसमें आला कहते हैं। आगे देखिए, जो कलमा अपना माना दूसरे कलमा की मदद के बगैर न बता सके उसे क्या कहते हैं। यानी ऐसा लफ्ज है जिसको समझने के लिए किसी न किसी दूसरे लफ्ज के साथ उसको जोड़ना होगा, उसको मिलाना होगा, तब जाकर के उस लफ्ज का मतलब और माना समझ में आएगा। जब तक उस लफ्ज को दूसरे लफ्ज के साथ नहीं जोड़ेंगे, जब तक उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो वही पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शनों में कौन ऐसा ऑप्शन है जो बगैर दूसरे इसम के
से मिलाए उसका मतलब समझ में ना आए वो लफ्ज बताना है। तो इस्म कहने से तो समझ में आ जाएगा, किसी का नाम रखेंगे पता चल जाएगा हाँ ये फलाने का नाम है, तो उस लफ्ज से पता उसका माना समझ में आ जाएगा। फिर किसी काम के बारे में बोलेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा हाँ फलाना काम हो रहा है, उसका भी माना पता चल जाएगा। ज़र्फ कहते हैं जगह को, जगह का नाम रखेंगे, वक्त का नाम रखेंगे तो उससे भी उसका माना समझ में आएगा। लेकिन एक लफ्ज है हर्फ, हर्फ जो है इससे माना समझ में खुद ब खुद ये हर्फ जो है अपना माना नहीं बताता, बल्कि इसको दूसरे के साथ जोड़ेंगे, दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ेंगे तभी जाकर माना बताएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए से, लफ्जे से, सीन ये जेर से, अब से बोलते रहेंगे किसी के सामने तो फिर उसको कुछ भी पल्ला नहीं पड़ेगा, कुछ भी उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहीं से को क्या है, से को किसी लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ जोड़ देंगे तो फौरन से का मतलब समझ में आ जाए। जैसे मैं मदरसे से घर जा रहा हूँ, मैं मदरसा से घर जा रहा हूँ, तो अब से के साथ में मदरसा और घर को जोड़ दिया गया, इस दूसरे इस्म को जोड़ दिया गया, तब जाके पता चला से का मतलब समझ में आया कि हाँ अब ये लड़का जो है ये घर जा रहा है मदरसे से, ठीक। लेकिन सिर्फ अकेला से बोलते रहेंगे तो उसका मानना समझ में नहीं आएगा, उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए लफ्ज हर्फ को हम ऐसा लफ्ज कहेंगे जिससे माना बगैर दूसरे कलमा के मिलाए समझ में नहीं आता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी यानी हर्फ। अगला सवाल, लफ्ज़े कुतुब खाना क्या है? ए इसमें आला, बी इसमें ज़र्फ, सी कुन्नियत, डी सिफत। अब देखिए कुतुब खाना के मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे किताबें रखी जाती हैं, जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती हैं मुताला के लिए, पढ़ने के लिए, उस जगह को कुतुब खाना कहते हैं। तो कुतुब खाना एक जगह का नाम है। इसमें आला किसको कहते हैं? इसमें आला कहते हैं हथियार को, तो कुतुब खाना कोई हथियार नहीं है, लिहाजा ये भी सही नहीं होगा। बी में है इसमें ज़र्फ कहते हैं जिससे किसी जगह या किसी वक्त का पता चले। तो यहाँ पे कुतुब खाना जो है ये एक जगह का पता चल रहा है कि जहाँ पे किताबें रखी जाती है, जहाँ पे बहुत सारी किताबें होती है, उसी जगह को, उसी चीज को हम लोग कुतुब खाना बोलते हैं। लिहाजा हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी इसमें ज़र्फ। कुन्नियत तो बोला जाता है माँ बाप की तरफ निस्बत की गई, इसमें कोई निस्बत नहीं है। सिफत कहते हैं जिससे अच्छाई या बुराई हो गई है, तो कुतुब खाने से अच्छाई या बुराई नहीं हो रही है। लिहाजा हमारा सही आंसर होगा बी यानी इसमें ज़र्फ को, कुतुब खाना को इसमें ज़र्फ बोलेंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसमें नकरा की पहचान कीजिए। ए पटना, बी किताब, सी दिल्ली, डी कोलकाता। इसमें नकरा ऐसा इस्म जो आम चीज़ों पर बोला जाए, यानी बहुत सारे चीज़ों पर बोला जाए, उसको कहते हैं इसमें नकरा। पटना कहने से सिर्फ और सिर्फ पटना शहर मुराद होगा, तो ये भी इसमें नकरा नहीं है। बी में है किताब बोलेंगे तो सारी किताबें, दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें, सारी किताबें मुराद हो सकती है। लिहाजा इस किताब को हम लोग इसमें नकरा कहेंगे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी किताब इसमें नकरा है। दिल्ली कहने से सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारत की राजधानी, इंडिया की राजधानी जो है, जो दिल्ली है, वहीं सिर्फ और सिर्फ वही मुराद होगा, तो ये भी नहीं होगा। कोलकाता कहने से जो एक खूबसूरत शहर का नाम है, तो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता कहने से कोलकाता ही मुराद होगा, दूसरा शहर मुराद नहीं होगा, तो ये भी सही नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर होगा बी यानी किताब को इसमें नकरा बोलेंगे। मुहम्मल लफ्ज क्या है? मुहम्मल लफ्ज कौन सा है? इसमें मुहम्मल लफ्ज किसको बोलते हैं? तो देखिए, एक होता है मौजू और एक होता है मुहम्मल। मौजू कहते हैं जिसका माना हो, मुहम्मल कहते हैं ऐसा लफ्ज जिसका माना न हो। यानी मुहम्मल मौजू का मतलब ऐसा लफ्ज जिसका माना हो, यानी जिसका मतलब समझ में आ जाए, और मुहम्मल कहते हैं जिसका कोई माना ना हो, यानी जिसका मतलब ही समझ में ना आए, वो लफ्ज बेकार ही होता है, उसको मुहम्मल कहते हैं। जैसे ए में दिया है जिसका माना हो, बी में दिया है जिसका माना नहीं हो, सी में दिया है जिसका माना आसान हो, डी में दिया है जिसका माना मुश्किल हो। तो मुहम्मल कहते हैं, पहले बता दें, मुहम्मल कहते हैं जो मानादार हो, जिसका कोई ना कोई माना। मुहम्मल कहते हैं जिसका कोई माना ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो, उसको मुहम्मल कहते हैं। तो ए में दिया है जिसका माना हो, तो ये तो मौजू हो जाएगा, तो ये भी मुहम्मल नहीं होगा। बी में दिया है जिसका माना नहीं हो, यानी जिसका माना नहीं होगा वही मुहम्मल होगा। लिहाजा मुहम्मल हमारा सही आंसर होगा बी यानी जिसका माना नहीं हो उसको मुहम्मल बोलते हैं। सी में है जिसका माना आसान हो, जिसका माना आसान हो मुहम्मल होगा ही नहीं, वो तो आसान लफ्ज हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। आसान मौजू हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। जिसका माना मुश्किल हो, तो मुश्किल और आसान मुहम्मल में होता ही नहीं। मुहम्मल ऐसा लफ्ज होता है जो बेकार होता है, जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी यानी जिसका माना नहीं हो। अगला सवाल हम लोग देखते हैं,
अगला सवाल है, लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, इस जुमले में हर्फ कौन सा है? अब इससे पहले बता चुका हूं कि हर्फ ऐसा लफ्ज होता है जिसको बगैर दूसरे लफ्ज से मिलाए उसका माना समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे ऐसा लफ्ज आपको ढूंढना है जिसको सिर्फ अकेले रखने से उसका मतलब समझ में ना आए। तो आप देखिए, ए में दिया है मेहनत, मेहनत बोलेंगे तो मेहनत से समझ में आ जाता है कि इंसान मेहनत करता है, उसको मेहनत कहते हैं, कोशिश करता है उसको मेहनत करते हैं। तो ये भी नहीं होगा। बी कामयाब, कामयाबी एक क्या है? मेहनत का फल होता है, मेहनत इंसान करता है कामयाब होता है, तो इसका मतलब भी समझ में आ रहा है। लड़का, लड़का बोलने से इसका भी मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ लड़की के बारे में नहीं बताई जा रही है, लड़का के बारे में बताई, तो इसका माना भी समझ में आ रहा है। डी में है से, अब से कहेंगे सिर्फ से, तो इसका मतलब समझ में नहीं आएगा कि से कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाह रहा है। लिहाजा यही डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा कि लड़के मेहनत से, यहाँ पे से है ना, लड़के मेहनत से कामयाब होते हैं, तो यहीं से होगा हमारा क्या है? हर्फ हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा डी, यानी से, इसको हर्फ बोला जाता है। अब अगला देखते हैं, इसमें जमा की मिसाल क्या है? ए भीड़, बी टोपिया, सी कापी, डी खतूत। देखिए, एक होता है जमा और एक होता है इसमें जमा। सिर्फ इसम जमा के साथ इसमें मिला देंगे तो उसका अलग हो जाएगा तारीफ, और सिर्फ इसम को हटा देंगे तो उसका तारीफ अलग होगा। तो जमा कहते हैं जो एक से ज्यादा बोला जाए, यानी ऐसा लफ्ज जो एक से ज्यादा पर बोला जाए उसको जमा, और इसमें जमा करते हैं ऐसा लफ्ज जो एक ही लफ्ज हो लेकिन उसका माना और उसका मुराद जो है बहुत सारा हो, यानी लफ्ज एक हो, लफ्ज वाहिद हो, लेकिन माना के एतबार से जमा हो, कि माना से बहुत सारी चीजें मुराद हो, उसको कहते हैं इसमें जमा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी भीड़। देखिए, भीड़ जो है, लफ्ज भीड़ ये वाहिद है, यहाँ पे भीड़ों कहा जाएगा, भीड़े कहा जाएगा तो जमा होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भीड़ बोला है, तो भीड़ ये लफ्ज वाहिद है। लेकिन भीड़ का मतलब क्या होता है, भीड़ का माना क्या होता है? तो भीड़ का माना जहां पे बहुत सारे मजमा होते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं, उस इकट्ठा होने को, जमा होने को हम लोग भीड़ बोलते हैं। तो लफ्ज तो वाहिद है भीड़, लेकिन इसका माना जो है ये माना जमा हो गया, कि जहां पे बहुत सारे लोग जमा होंगे उसी जगह को, उसी जमा होने को हम लोग भीड़ कह सकते हैं। तो इसी भीड़ को हम लोग क्या कहेंगे? इसमें जमा कहेंगे। लेकिन अगर सिर्फ इसमें हटा दे, सिर्फ पूछे जमा की मिसाल बताइए, तो जमा की मिसाल ये हो जाएगा टोपियां। टोपी कहेंगे तो एक टोपी मुराद होगा, टोपियां कहने से बहुत सारी टोपियां मुराद हो जाएंगी। तो इसमें जमा और जमा में फर्क ये है कि इसमें जमा होता है वो लफ्ज वाहिद होता है लेकिन माना जमा होता है, लफ्ज वाहिद माना जमा, और जमा में लफ्ज भी जमा होता है और माना भी जमा होता है, दोनों जमा होता है, उसको जमा कहेंगे। और इसमें जमा में लफ्ज वाहिद होता है लेकिन माना उसका जमा का माना देता है, तो उसको इसमें जमा कहेंगे। ये बात जरूर ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला सवाल है, हरफे नेदा की मिसाल का ये मिसाल है। नेदा, देखिए, नेदा कहते हैं जिसके जरिए पुकारा जाए, नेदा कहते हैं जिसके जरिए पुकारा जाए, और जिसको पुकारा जाता है उसको मोनादा कहा जाता है, और जिस लफ्ज से पुकारा जाता है उसको नेदा कहा जाता है। जैसे ए लड़को, लड़का को पुकारा जा रहा है किसके जरिए? लफ्ज ए के जरिए, कि ए लड़को, ओ लड़को, ठीक। तो ए जो है लफ्ज ए, ये लफ्ज ए जो है ये हरफे नेदा है, और किसको पुकारा जा रहा है? तो लड़का को, तो लड़का मुनादा हो गया। तो इसमें पूछा जा रहा है हरफे ने, ए लड़को, बी क्या, सी मगर, डी अलबत्ता। तो देखिए, एक हरफे नेदा की पहचानने का एक अलामत बताता हूं कि जिसमें अलिफ जैसा सीधा खींचा रहेगा और उसके नीचे एक बिंदु दिया रहेगा इस तरीके से, उसी के सामने नीचे एक बिंदु पड़ा रहेगा, इसको कहते हैं हरफे नेदा को पहचानने का तरीका। ये एक छोटा सा अलिफ लिखा लकीर खींचा रहेगा अलिफ की जैसा, और उसके नीचे एक बिंदु दिया रहेगा, तो इसको हरफे नेदा की पहचान हुआ है। जैसे ए में देखिए लड़कों में इसमें लफ्ज कोई नहीं है जिसके लफ्ज के जरिए लड़का को पुकारा जा रहा है, कोई लफ्ज नहीं है, सिर्फ लड़कों कहा रहा है। लेकिन लड़कों के बाद में देखिए यहाँ पे जो है ये अलिफ जैसा बनाया गया और नीचे जो है बिंदु दिया गया है, इस यही पहचान हरफे नेदा की है। तो जहां पे ये पहचान देखिएगा कि अलिफ जैसा बना हो और नीचे एक बिंदु दिया हो, तो पकड़ लीजिएगा, समझ जाइए कि हाँ यही हरफे नेदा की मिसाल है। तो हमारा सही आंसर होगा ए लड़को, ये हरफे नेदा है। क्या में ये तो सवालिया हो गया, तो ये भी नहीं होगा। मगर में भी तो ऐसा पहचान नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अलबत्ता में भी ऐसा पहचान नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें आला की मिसाल है।
ए आरी, बी सराय, सी लड़का, डी नाला। इसमें आला बता चुका हूं, तो हमारा सही आंसर होगा ए यानी आरी। आरी के जरिए हम लकड़ी को काटते हैं, तो आरी एक हथियार हो गया जिसको हम लोग इसमें आला बोलेंगे। लड़खड़ाहट क्या है? ए फेल, बी मस्दर, सी हासिल मस्दर, डी इसमें कैफियत। तो देखिए लड़खड़ाहट, पहले तो समझिए लड़खड़ाहट इसका सही आंसर होगा सी यानी हासिल मस्दर। यानी एक होता है मस्दर, एक होता है हासिल मस्दर। मस्दर कहते हैं जिस लफ्ज़ के आखिर में लफ्ज़ ना, नून अलिफ ज़बर ना लगा हो, वो पहचान है मस्दर की। लेकिन हासिल मस्दर कहते हैं कि उसमें वो मस्दर तो नहीं होता है, लेकिन मस्दर की हालत को बताता है, मस्दर की कैफियत को बताता है कि मस्दर जो है आना, मस्दर किस हालत में है, किस कैफियत में है, अच्छाई में है या बुराई की हालत में है। तो उसी को कहते हैं हासिल मस्दर, जो मस्दर की हालत या कैफियत को बताता है। तो लड़खड़ाहट, एक देखिए लड़खड़ाना, एक जो है लफ्ज़ है लड़खड़ाना, खड़ाना, तो लफ्ज़ लड़खड़ाना, तो लड़खड़ाना एक ये मस्दर हो गया, इसलिए कि ना लास्ट में आ रहा है, तो लड़खड़ाना मस्दर हो गया। लेकिन अब इस लड़खड़ाने की कैफियत कैसे पता चलेगा कि किस तरीके से लड़खड़ाया है? तो वहीं जो है उसकी कैफियत लड़खड़ाहट से पता चलेगा कि इंसान को जब लड़खड़ाहट होगी तब पता चलेगा कि हाँ ये जो है क्या है, इसको लड़खड़ाना ये इसकी हालत पता चल रही है कि इसकी लड़खड़ाहट की वजह से जो है ये लड़खड़ाना की कैफियत मालूम चल रहा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तखल्लुस की मिसाल है। ए गालिब, बी खान बहादुर, सी शेर बिहार, डी अबुल हसन। तो देखिए तखल्लुस की मिसाल हम बता चुका हूं कि तखल्लुस किसको बोलते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए यानी गालिब। अगला सवाल है काशिफ आया वह खाना खाया, इसमें वह क्या है? ए सिफत, बी मौसूफ, सी ज़मीर, डी हर्फ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी यानी ज़मीर के काशिफ आया वह खाना खाया। तो लफ्ज़ वह के बारे में पूछ रहा है कि वह इसमें क्या है, तो वह है ज़मीर। अब ज़मीर किसको कहते हैं? तो ज़मीर कहते हैं कि किसी नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाए, किसी नाम के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, उसको ज़मीर बोला जाता है। तो काशिफ आया, तो काशिफ एक नाम है, एक बच्चे का नाम है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि काशिफ आया, तो आने के बाद वह जो है खाना भी खाया, तो वह ला करके काशिफ के बारे में बताया जा रहा है कि काशिफ खाना खाया। लेकिन यही वह की जगह पर अगर काशिफ लिख दिया जाता तब भी हो जाता, जुमला सही हो जाता, लेकिन जुमले में खूबसूरती पैदा नहीं होती। तो ज़मीर क्यों लाया जाता है? तो ज़मीर इसलिए लाते हैं ताकि जुमला में, वाक्य में, सेंटेंस में खूबसूरती पैदा हो। इसलिए हम इसमें डायरेक्ट इसम न ला करके उसके बदले ज़मीर इस्तेमाल करते हैं ताकि जुमले की खूबसूरती बाकी रहे। इसलिए काशिफ आया वह खाना खाया में वह जो है ये ज़मीर है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी यानी ज़मीर। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा आपको सही और सलामत रखे।